हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सपनों से सत्य की ओर यह भाषण पढ़ेंगे। आनंद बंसोड़े जी इस भाषण को उन्होंने दिया है। भाषण किसी समाज के सामने, बहुत बड़े समूह के सामने, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा समाज को प्रेरित करता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है, उसे ही भाषण कहा जाता है। तो इस भाषण में, सपनों से सत्य की ओर, इस भाषण में आनंद बंसोड़े जी ने अपने जीवन के जो भी उनके अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पर समाज के नव युवकों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि कभी भी जीवन में कोई भी कठिनाई या मुसीबत आए तो उससे हार नहीं मानना चाहिए और जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस भाषण में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों का वर्णन किया है, किस प्रकार वे किन कठिनाइयों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने सपनों को व्यक्ति जन्म से ही गुणवान नहीं होता है। आनंद बंसोड़े जी का कहना है कि कर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, यानी गुदड़ी में भी अनोखे लाल पलते हैं। अब यहाँ पाठ की तरफ ध्यान दो बच्चों। आनंद बंसोड़े जी ने अपने बचपन की असफलता के दौर में संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाने, देखो आनंद बंसोड़े जी जब बचपन में असफल हुए थे, अब किसी न किसी क्षेत्र में वो असफल हुए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र में असफल नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई काबिल है, तो व्यक्ति या वह विद्यार्थी अपने काबिल को पहचान कर उस क्षेत्र में वह अच्छा कर सकता है और हर एक व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। आनंद बंसोड़े जी अपने जीवन के किसी क्षेत्र में पर वो असफल हुए, उस असफलता के दौरान, उस हार के दौरान भी उन्होंने ऊंचा स्वप्न देखा और ऊंचा स्वप्न उन्होंने क्या देखा कि वो संसार के जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ने का उन्होंने सपना देखा। तो अगर हमें ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो हमें अच्छा उद्देश्य, ऊंचा लक्ष्य और बड़े सपने देखने को देखेंगे तो ही उसे साकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आनंद बंसोड़े का यही कहना है कि एकदम अच्छे, शांत, खुशनुमा वातावरण में ही हम सपने नहीं देख सकते हैं। विफलताओं में, हार में, दुखद वातावरण में भी व्यक्ति ऊंचे स्वप्न देख सकता है और उसे साकार करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। कठिन से कठिन समय में संकटों पर मात करने वाला इंसान ही जीवन में इतिहास रच पाता है। इतिहास और जिससे आने वाली कई पीढ़ियां पढ़ती है, जैसे गांधी जी, नेहरू जी और कई महान व्यक्तियों के बारे में, कई क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर आनंद बंसोड़े जी का कहना है कि जो कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी वो हिम्मत न हार कर करता है और फिर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने उद्देश्य को सफल करता है, वही व्यक्ति अमर हो जाता है या वही व्यक्ति इतिहास में अपना नाम रच जाता है। एक स्वप्न और उस पर रखी हुई असीम श्रद्धा मनुष्य को कई चमत्कारिक तथा आश्चर्यजनक बातें दिखाती है। तो केवल स्वप्न देखना बड़ी बात नहीं है, स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। और जब हम उसमें असीम श्रद्धा रखते हैं तो हम उस पर प्रयत्न करते हैं तो बहुत सारी हमें चमत्कार भी दिखाई देते हैं और बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें भी दिखाई देती हैं। हाँ, स्वप्न देखकर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हमारा परिवार और ईश्वर भी हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो वही यहाँ पर आनंद बंसोड़े जी ने चमत्कार और आश्चर्यजनक बातों का उल्लेख किया है। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो ही कोई हमें सहायता कर, हम स्वयं हार मानकर बैठेंगे तो कोई भी चीज चमत्कार नहीं हो पाएगी। ये आनंद बंसोड़े ने अपने भाषण में बताई है। ये जो सबसे सत्य की और जो आनंद बंसोड़े जी का भाषण है, इन सब बातों को उन्होंने युवकों को प्रेरित करते हुए बताया है। ध्यास हिम शिखरों का, सपनों से सत्य की ओर, उनका ध्येय, ध्यास, उद्देश्य क्या था? जो हिम शिखर है, हिमालय पर्वत पे बर्फ से आच्छादित
पहाड़ियाँ जो हैं, शिखर जो हैं, उन तक पहुँचने का सपना जो था उनका, वो सपना क्या हुआ? सत्य हुआ, साकार हुआ। तो किस प्रकार उन्होंने स्वप्न देखा और किस प्रकार कितनी मुश्किलों को पार करते हुए उन्होंने अपने सपने को साकार किया, उसका पूरा वर्णन इस किताब में दिया गया है। किताब में आनंद ने अपने जीवन की पूरी कहानी बताई है। किताब का नाम है दास हिम शिखरों का सपनों से सत्य की ओर। अपने सपनों के दौर में उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 5 महाद्वीपों की यात्रा करने का अवसर मिला और अंततः संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर के श्री के सामने नतमस्तक होने का सौभाग्य मिला। तो जब वे अपने सपने को उन्होंने देखा और उस सपने को पूर्ण करने के लिए जब वह प्रयत्न करना शुरू उन्होंने किया, तो उस प्रयत्न के दौरान उन्हें कई महाद्वीपों, कई देशों की यात्रा करने का भी उन्हें सौभाग्य मिला और साथ ही अंततः उन्होंने अपने सपने को साकार किया और संसार का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, उस पर वे पहुंचे और वहां पहुंचकर और श्री अर्थात लक्ष्मी के समक्ष उन्होंने नतमस्तक होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को प्रेरित करने का आंदोलन शुरू किया। जब उन्होंने अपने सपने को साकार कर लिया, तो उन्हें लगा कि केवल मैं ही नहीं, इस समाज के जितने भी बच्चे हैं, उनको मुझे क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो फिर उन्होंने ये कार्य शुरू किया। सपनों पर अपार निष्ठा तथा प्रेम संसार के किसी भी मनुष्य को अपने सपने साकार करने से रोक नहीं सकता। तो सपने किस प्रकार साकार होते हैं? हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए अपने सपने पर कि ये मेरा सपना होगा, पूरा होगा और साथ ही प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि आज एक सपना देखा, फिर कल दूसरा सपना देखा। तो इस प्रकार श्रद्धा अगर डगमगाएगी तो सपने साकार नहीं हो पाएंगे। तो अपने किसी सपने एकदम निश्चल प्रेम होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए उसे पूरा करने का, तो सपने क्या हो सकते हैं? साकार हो सकते हैं। यही बात आनंद अपने भाषण में बताते हैं। जगह जगह जाकर बंसोड़े जी युवकों को मुसीबतों से घबराकर पीछे न हटने की प्रेरणा देते हैं। तो जिस प्रकार आनंद बंसोड़े जी अपने जीवन में सफल हुए, उसी प्रकार वे स्थान स्थान पर जाकर जितने भी युवक हैं उनको यही प्रेरणा देते हैं कि हमें मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। वे आज नव युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनके भाषण के कुछ अंश प्रस्तुत पाठ में संकलित है। तो ये जो आनंद बंसोड़े जी है, जितने भी आजकल के नए युवक हैं, उन सबके लिए क्या बन गए? एक प्रेरणा बन गए हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुसीबतों या कठिनाइयों में है, तो वो घबराएगा नहीं। उसे इस प्रकार का विश्वास होगा कि आनंद बंसोड़े जी के भी जीवन में कई तकलीफें थी, फिर भी उन्होंने अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा किया। उसी प्रकार हम सब भी कर सकते हैं। एक उदाहरण समाज के युवकों के सामने हो गया है और जिससे समाज के युवक उससे क्या कर सकते हैं? प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आनंद बंसोड़े जी के कुछ भाषण का कुछ आगे पाठ में समाविष्ट किया है। अब देखो आगे उनके भाषण का वर्णन। माँ ने मुझे बचपन की माँ ने बंसोड़े को बचपन में कहा था, जिंदगी में भले ही सफलता न मिले तो अच्छा इंसान बनने की हर कोशिश करते रहना। तो कोई सफल व्यक्ति जब सफल होता है, उसके पीछे कोई अच्छे विचार होते हैं और उस अच्छे विचार को देने वाला कोई गुरु होता है। तो उनकी माता जो उनके गुरु स्वरूप में उन्हें एक अच्छा विचार उन्हें दिया था, जिस विचार के चलते जीवन में सफल हुए। वो पहला विचार था कि जिंदगी में बहुत लोग करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को घसीट कर पीछे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के कार्य करते हैं, गलत कार्य दूसरे को या दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ना। लेकिन हमें किसी को हरा कर पीछे आगे नहीं बढ़ना, हमें स्वयं को आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वही उनकी माँ की सीख है कि हमें कभी भी अगर जीवन में सफलता ना मिले फिर भी ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? अच्छा इंसान बनना है, कोई भी गलत नहीं करना है, इंसानियत को नहीं छोड़ना है। बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर एक लकीर बनी हुई है और कहा जाता है इस लकीर को छोटा कर दिखाओ, तो उस लकीर को हमें मिटाकर छोटा नहीं करना है, बल्कि उस लकीर के बगल में ही एक बड़ी लकीर अगर हम बना देंगे, तो उस बड़ी लकीर की अपेक्षा वो लकीर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो किसी को मिटा के, किसी को डरा कर, किसी को
चोट पहुँचाकर हमें जीवन में सफल नहीं होना है, हमें करना है बस आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। वही उनकी माता की सीख थी कि ज़िंदगी में सफलता मिले न मिले लेकिन अच्छा इंसान बनना चाहिए। मुझे तुम पर नाज़ होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल काम किया है। तो अच्छा इंसान बनना, अपनी इंसानियत को बनाए रखना, किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, संसार का क्या है सबसे मुश्किल काम है। तो उनकी माँ क्या कहती है, मुझे बहुत ही गर्व हो, बहुत ही नाज होगा तुम पर अगर तुम अपनी सफलता के रास्ते में नियत बनाए रखोगे। मैं बचपन से सपने देखने वाला शरीर से कमजोर और पढ़ाई भी बिल्कुल निकम्मा था। तब यहाँ पे आनंद बलसोड़े जी अपनी जी की कठिनाइयों और अपनी असफलताओं का वर्णन करते हैं कि आनंद बलसोड़े जी सपने देखते थे, देखने का लेकिन शारीरिक में बिल्कुल निकम्मे थे, अर्थात पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। अकेला रहना पसंद था, बंसोड़ी को अकेले रहना पसंद था। मेरा जन्म एक अंधेरी झोपड़ी में हुआ, अर्थात इनका जन्म, इनका पालन-पोषण एक गरीब वातावरण में हुआ है। मेरा बचपन अभाव से भरा हुआ था, अर्थात जो मन में इच्छा हुई, जो चीज़ चाहिए वो तुरंत मिलना संभव नहीं था। माता-पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आज के बच्चों की तरह कई-कई कपड़े, घूमने-फिरने के साधन, खेलने के खिलौने, टीवी आदि के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये जो पहले के समय का वर्णन कर रहे हैं भारत बलसोड़े जी अपने बचपन का, तो ये सब सुविधाएँ जब भी फंक्शन है या कोई भी उत्सव है, उस उत्सव पे तुरंत नए कपड़े मिल जाना, बहुत सारे खिलौने, टीवी, फ़ोन ये सब उनके लिए वो सोच भी नहीं सकते थे, यानी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पूरे परिवार का जीवन कष्टमय था, अर्थात उनके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण सभी काफ़ी तकलीफ में थे। साइकिल तथा गाड़ी के पहियों के पंक्चर निकालकर मेरे पिताजी अशोक बसोड़े अपनी 3 बेटियों तथा मेरी परवरिश करते थे। यहाँ पर उल्लेख हुआ कि आनंद बलसोड़े जी की 3 और वह एक अकेले उन बहनों के भाई थे। उनके पिताजी साइकिल और गाड़ियों के पहियों के पंक्चर निकालने का कार्य करते थे। पढ़ाई कमजोर होने के कारण हर जगह अपमान सामना करना पड़ा। पढ़ाई में कमजोर थे, जिसके कारण उन्हें विद्यालय में, मित्रों के बीच तथा परिवार में भी क्या करना पड़ता था, अपमान सहना पड़ता है। इसलिए मेरा एकमात्र शौक था कि सपने देखना। एकांत में सोचता था कि मैं संसार के सबसे ऊँचे शिखर पर पहुँच जाऊँ, जहाँ मेरा अपमान करने कोई न आए। जब वे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उन्हें हमेशा अपमान उनका होता था, उस अपमान के क्या करते थे, सपने देखते थे कि मैं संसार के इतने ऊँचे शिखर पर पहुँच जाऊँ कि कोई भी वहाँ पर उनका अपमान करने ना पाए। जिस प्रकार ध्रुव तारे की कहानी है, उसी प्रकार यहाँ आनंद बलसोड़े जी की से भी संबंधित है। आज के युवक थोड़े से अपमान से हार दुनिया इतिहास बताता है कि आज तक दुनिया के बड़े शहरों ने अपमान सहकर खुद मुकाम हासिल किया है। तो आजकल के जो युवक होते हैं, छोटे से अपमान या छोटी-सी चीज़ों से वो क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे होते हैं जो आत्महत्या तक का भी कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये सब गलत है। जीवन में कोई भी सफलता अचानक नहीं मिल पाती है या कोई भी कि खुशियाँ अचानक नहीं मिलती है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, कभी-कभी अपमान भी सहना पड़ता है। तो अपमान के घुट को पीकर ही दुनिया के जो बड़े-बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में अपना मुकाम, अपने एक स्थान हासिल। पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होने के कारण मैं 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखो पढ़ाई के बारे में इनका एक असफलता का वर्णन है, जीवन की इनकी पहली जो असफलता है कि वह इतने कमज़ोर थे कि 9वीं कक्षा में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो गए। कुछ समय पढ़ाई छोड़कर मैंने अपने पिताजी के साथ काम पर जाना शुरू किया। फेल हो गए, फिर इनका पढ़ाई करने का आगे मन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, पढ़ाई को बीच में छोड़कर अपने पिताजी के साथ काम पर जाना शुरू किया। इनके पिताजी गाड़ियों के पंक्चर बनाते थे, तो वहीं पर इन्होंने भी जाकर काम करना शुरू किया। परंतु माँ की प्रेरणा से मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सका। तो लेकिन फिर बाद में इनकी माँ ने इन्हें प्रोत्साहन किया, इन्हें प्रेरणा दी
कि तुम्हें क्या करनी चाहिए, अपने पढ़ाई के लिए फिर से प्रयत्न करना चाहिए और पढ़ाई जारी करनी चाहिए। तो फिर माँ की प्रेरणा से आनंद बंसोड़े जी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मेरी माँ पार्वती ने बचपन से ही बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं 10वीं कक्षा में स्कूल में दूसरे नंबर से उत्तीर्ण हो गया। तो इनकी माँ की प्रेरणा के द्वारा इन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और साथ ही इनकी माँ ने इन्हें बचपन से ही सपने देखने के लिए प्रेरित किया था और जिसके कारण आनंद बंसोड़े जी बचपन से ही स्वप्न देखते थे। तो माँ की प्रेरणा पाकर स्वप्न देखने की आदत के कारण उन्होंने प्रयत्न किया और अपने विद्यालय की कक्षा 10वीं में वे अपने कक्षा में दूसरे नंबर से क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। अर्थात जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं में फेल हो गया था, वही विद्यार्थी कक्षा 10वीं में पूरी कक्षा में दूसरे नंबर पर पास हुआ। तो इस प्रकार व्यक्ति को हताश नहीं हो जाना चाहिए असफलताओं से, उसे प्रयत्न करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे बड़े स्वप्न देखने चाहिए। आज के बीच ऐसे कई बच्चे होंगे जो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अपने आप को कमतर समझते हैं। तो आज के समय आप बच्चों के बीच में, आप विद्यार्थियों के बीच में ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जो क्या होंगे, पढ़ाई में कमजोर होंगे और जिसके कारण वो अपनी कक्षा में, अपने क्लास में आप सबके बीच में अपने आप को कम समझता होगा। तो उसका ही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं बंसोड़े जी। उनको यही लगता होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका। तो जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उन्हें ये लगता है कि अब वे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उनके जीवन में सब कुछ क्या हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या हैं और कहाँ से आए हो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो यहाँ पर आनंद बंसोड़े जी वही कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हम बच्चों को अगर हम कहीं न कहीं कम हैं, तो हमें इस प्रकार अपनी कमी पर ध्यान न देकर हमें आगे बढ़ने के प्रयत्न करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या हैं, यानी हम कमज़ोर हैं या हम असफल हैं पढ़ाई में, ये हमें नहीं सोचना चाहिए और ये भी हमें नहीं सोचना कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा पारिवारिक या आर्थिक स्थिति कैसी है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण नहीं होती है, जीवन में महत्वपूर्ण होता है प्रयत्न करना। आपको कहाँ जाना है, यह अगर आपको पता होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने अपना स्वप्न, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि आपको क्या करना है या आपको कहाँ जाना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत क्या कर सकती है, आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने सोच लिया कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है, तो इसके लिए तो आप प्रयत्नशील रहोगे, तो प्रयत्न करके उसे आप प्राप्त कर ही लोगे, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप स्वयं को ही हीन समझ लोगे, असफल समझ के हताश होकर बैठोगे, तो यह असंभव हो। इसलिए हमें अपने आशा से हताश नहीं होना, हमें प्रयत्नशील रहना है, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसके लिए प्रयत्न करना है और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आप कभी क्या हो, इसके अलावा जीवन में क्या करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम गरीब हैं या हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो वही बंसोड़े जी कह रहे हैं, हम आज क्या है इसके बारे में नहीं सोचना है हमें। हम कल क्या कर सकते हैं या हम क्या चाहते हैं, उस पर हमें सोचना है और अपनी चाहत के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद मैंने बीएससी के लिए प्रवेश ले लिया। विद्यार्थी 9वीं में अनुत्तीर्ण हुआ, फिर वही विद्यार्थी मेहनत करके कक्षा 10वीं में से दूसरे स्थान पर पास हुआ। उसके बाद साइंस अर्थात विज्ञान से 11वीं-12वीं की पढ़ाई की, उसके बाद 13वीं, 14वीं, 15वीं ये जो पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, साइंस साइड से उसे बीएससी कहा जाता है और बीएससी में उन्होंने क्या किया, फिर प्रवेश लिया। अब मुझे बचपन से देखा हुआ दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ने का सपना पूरा करना था। पढ़ाई में जो कमज़ोरी थी, जो असफलता थी, उस पर उन्होंने मात पाई, उस पर उन्होंने सफलता हासिल की। उसके बाद जो उस पर उन्होंने देखा था कि वे दुनिया की ऐसी ऊँचाई पर पहुँच जाए, जहाँ पर कोई भी अपमान करने ना आ सके। तो उस सपने को उन्होंने साकार करने के बारे में सोचा। तो ये केवल सपना देखना ही नहीं, बल्कि उसे पूर्ण करने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। सोलापुर जैसे सतही प्रदेश में जहाँ गिरियारोहण का नाम तक नहीं लिया जाता, ऐसे स्थान पर रहकर मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की पूछताछ करता था। तो सोलापुर कैसा जगह है? मैदानी प्रदेश है, यानी जहाँ पे पहाड़ कम है। तो यहाँ पे गिरियारोहण अर्थात पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ना, गिरि अर्थात पर्वत।
गिरियारोहण का नाम भी सोलापुर जैसे स्थान पर कोई भी नहीं लेता था। तो ऐसे स्थान पे रहकर ही बंसोड़े जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से संबंधित पूछताछ वो लोगों से करते थे ताकि वो उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और उसके लिए न कर सके। और काफ़ी सारे खोज करने के बाद ये हुम्परी चिंचवड इंजीनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र सेडके जी से हो गई। तो उन्होंने अपनी खोजबीन जारी रखी, पूछताछ जारी रखी। उस पूछताछ के कारण ही उनकी भेंट किससे हो गई? सुरेंद्र सेडके जी से हो गई, जो कि क्या थे? पिंपरी चिंचवड माउंटेनियरिंग माउंटेनियरिंग अर्थात पर्वत पर चढ़ने वाली यानी उस पर सहयोग करने वाली जो एसोसिएशन या जो संस्था होती है, उनके सेक्रेटरी से बंसोड़े जी की भेंट हुई। पहली ही मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूँ। जब पहली बार ही सुरेंद्र सेडके से बंसोड़े जी ने के बाद किया। मैंने अपने गुरु सेडके सर के मार्गदर्शन में माउंट एवरेस्ट शिखर की कोर्स की तैयारी शुरू की। तो जो सुरेंद्र सेडके जी उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन में ही तो किस प्रकार माउंट एवरेस्ट जो कर दी। मुझे बंसोड़े जी को इस कार्य के लिए बहुत ही कमजोर क्या थे, इसलिए मुझे अपनी शारीरिक कसरत पर जरूरी था। मुझे पता था कि सफलता कारण था कि उन्हें यह पता था कि उन्हें अपने साथ करने शक्ति उन्हें करनी होने पर मुझे माउंटेनियरिंग पर चढ़ने था। उस कोर्स की फीस बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी आनंद बंसोड़े जी की स्थिति बहुत ही खराब थी। परिवार ने इंस्टीट्यूट उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी का कोर्स पूरा किया। तो फीस के लिए पैसे कम थे, जिसके कारण उन्होंने उसको पूरा किया। वहाँ मुझे कई नई-नई बातें सीखने का अवसर मिला। एक बार तो कोर्स की तकलीफों से तंग आकर मैंने अपना कोर्स अधूरा छोड़कर वापस लौट आने की बात भी सोची थी। तो यहाँ पर बंसोड़े जी ने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों को सहते हुए परिवार का विरोध होने पर भी फिर भी उन्होंने अपने माउंटेनियरिंग के कोर्स को पूरा किया उत्तराखंड में। फिर धीरे-धीरे उन्हें बहुत सारी सीखने और इस कोर्स को पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी जो कोर्स था उसमें बहुत सारी तकलीफें उन्हें आ रही थी। उन तकलीफों के कारण एक बार तंग आ गए और इस प्रकार विचार किया कि कोर्स को अधूरा छोड़कर ही वापस लौट जाना चाहिए। तभी फ़ोन पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझे अपने दूध पर पूरा भरोसा है, वह इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अर्थात जब भी बंसोड़े जी अपने जीवन में हताश हुए या असफल हुए, तब उनकी माँ ने उन्हें प्रेरणा दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया, जिसके कारण वे अपने सपने, अपने लक्ष्य को पूरे करने के रास्ते पर प्रयत्नशील होते रहे और अपने सपने को उन्होंने साकार किया। तो जब वे हताश हो गए थे, तो उन्हें लगा कि अब मैं ये कोर्स अधूरा छोड़कर वापस लौट जाऊँगा। तभी उनकी माँ ने फ़ोन पर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें अपने दूध पर भरोसा है कि वह इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। तो उन्हें अपने बेटे पर काफ़ी भरोसा है कि उनका बच्चा कमज़ोर नहीं होगा और वो अपने सपने को, अपने लक्ष्य को अवश्य पूरा करेगा।
इस बात को सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तब से अपने जीवन में जब भी पीछे हटने का ख्याल मेरे दिमाग में आता है, तो मुझे अपनी माँ के वे शब्द याद आते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने आप से अपने आप पर विश्वास करता है या कोई प्रोत्साहित करता है, तो व्यक्ति का जो उत्साह होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हताशा दूर हो जाती है। उसी प्रकार बंसोड़े जी की भी हताशा उनकी माँ के वचनों के द्वारा बढ़ गई, और जब भी वे जीवन में हताश होते अपने माँ के उन्हीं वचनों को याद करते और फिर से प्रोत्साहित हो जाते। इसी कोर्स के दौरान मेरी मित्रता एक अमेरिकन नागरिक स्टीव के साथ हो गई। तो जब वे कोर्स पूरा कर रहे थे, उसी कोर्स के दौरान उनकी मित्रता एक अमेरिकन नागरिक, उसका नाम था स्टीव, उस अमेरिकन नागरिक स्टीव के साथ उनकी मित्रता गई। उत्तराखंड से जो माउंटेरियन का वो कोर्स कर रहे थे, उस कोर्स में उन्हें क्या हुआ, बी ग्रेड प्राप्त हुआ। मैं बहुत निराश हो गया, अर्थात उन्हें ए ग्रेड नहीं मिला, बी ग्रेड मिला, जिसके कारण थोड़ी निराशा प्राणायाम की तरह अपने मन को एकदम ध्यान एकाग्र करता है, अपने सांसों के आवागमन पर ध्यान, जिससे व्यक्ति का क्या होता है, ध्यान तो का भी क्या किया, अध्ययन किया, अर्थात अपने एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। दूसरी बार मुझे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाना था, लेकिन मेरे विरोध हुआ, मुझे घर से भागकर उसके लिए जाना पड़ा। तो पहले उन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स कर लिया से, कोर्स में मुझे ए ग्रेड मिल गए। देखो, उन्हें माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पहले तो उन्होंने सुरेंद्र जी की सीखा, उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में सीखा, उसके बाद जिसमें उन्हें केवल बी ग्रेड मिली थी, उसके बाद वे हिमालयन माउंटेन दार्जिलिंग से, उसके बाद वही दार्जिलिंग से उन्होंने बेसिक कोर्स में उन्हें ए ग्रेड मिली थी, उसके बाद उन्होंने वहां से उसी इंस्टीट्यूट से एडवांस कोर्स, बेसिक के बाद एडवांस कोर्स भी किया, और एडवांस कोर्स में बी मिला। मैंने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में एमएससी पदार्थ विज्ञान के लिए प्रवेश ले लिया, अर्थात वे अपने माउंटेनियरिंग कोर्स के साथ साथ अपनी पढ़ाई उन्होंने जारी रखी, उनकी पूरी हो गई, ग्रेजुएशन 3 वर्ष का पूरा हुआ, उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 वर्ष होता है, एमएस साइंस प्रवेश किया, और उसमें पदार्थ विज्ञान, तो पदार्थ विज्ञान से वे आगे पढ़ाई करने लगे, और एमएससी उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्रवेश लिया। हॉस्टल में रहते हुए मैंने एक सपना देखा कि एक बहुत ऊंचे शिखर पर चढ़कर तिरंगा फहरा रहा हूं। जब वह एमएससी के लिए पुणे में हॉस्टल में थे, उसी दौरान उन्होंने हॉस्टल में रहते हुए सपना देखा कि वे एक ऊंचे शिखर पर चढ़कर क्या करें, अपने भारत देश का झंडा अर्थात तिरंगा क्या कर रहे हैं, फहरा रहे हैं। इस सपने के कारण मैं फिर एक बार बेचैन हो गया। एमएससी की परीक्षा के बाद वह फिर एडवांस कोर्स के लिए मनाली चला गया। इसके पहले उन्हें दार्जिलिंग के एडवांस कोर्स में बी ग्रेड मिली थी और बेसिक कोर्स में ए ग्रेड मिली थी। तो एडवांस कोर्स में और अच्छा करने के लिए और उस सपने के बाद कि वे ऊंचे शिखर पर तिरंगा फहरा रहे, उस सपने के बाद वे और उत्साहित हुए, और फिर उन्होंने वे मनाली गए, और मनाली में फिर से उन्होंने एडवांस कोर्स में प्रवेश लिया, और इस कोर्स के लिए भी मुझे झूठ बोलकर ही जाना पड़ा था, अर्थात जब मनाली गए तब भी उन्हें बिना बताए परिवार को झूठ बोलकर ही उस कोर्स के लिए जाना पड़ा। इस कोर्स के बाद तुरंत मैं एक बंगाली टीम के साथ T2 शिखर की सैर के लिए निकल पड़ा। जैसे उन्होंने मनाली से अपना एडवांस कोर्स पूरा किया, उसके बाद एक टीम थी जो शिखर की चढ़ाई कर रहे थे, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और उस टीम के
साथ टीटू सीकर की चढ़ाई के लिए वो क्या करे, निकल पड़े। टीम का नाम था बंगाली टीम। लेह मनाली हाईवे के पार्सियों के कुछ भीतर की ओर जो वर्जिन शिखर है उसकी चढ़ाई मुश्किल थी। जब वे चढ़ाई के लिए वो लोग निकले तो चढ़ाई के दौरान रास्ते में लेह मनाली जो हाईवे था उसके पास पार्सियों के पीछे, पार्सियों से कुछ भीतर की ओर जो वर्जिन शिखर था उसकी चढ़ाई क्या थी, बहुत ही मुश्किल थी। वर्जिन की चढ़ाई करने के लिए मेरे साथ 7 बंगाली और 2 शेरपा जुड़ गए। तो चढ़ाई करने के लिए इनके साथ कुल 9 लोग थे, उसमें से 7 बंगाली थे और 2 शेरपा थे। 2010 में लेह में बादल फट जाने तथा 3-4 दिन लगातार बारिश होने के कारण मैं और मेरी टीम बेस कैंप से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ही अटक गए। तो जब 2010 में जा रहे थे चढ़ाई के लिए बंगाली टीम के साथ, जिसमें 7 बंगाली और नेपाली, तो उनके साथ जब जा रहे हैं उसी समय जाने लोगों को साथ ही लगातार 3-4 दिन हो पहाड़ी, जिसके कारण उन्हें बेस कैंप, उस पहाड़ी के नीचे जो उन्होंने कैंप बनाया था, टेंट बनाया था, वहीं पर उन्हें रुकना पड़ा। अर्थात बेस कैंप 16,000 फीट की ऊंचाई पर था, वहीं पर वे क्या हो गए, अटक गए। बंगाली टीम के लीडर ने वापस लौटने का निर्णय लिया था। जो लोगों की टीम थी उसका जो मुखिया था, जो लीडर था, उसने क्या सोचा कि अब इतनी बारिश हो रही है, मौसम खराब है, हमें क्या करना चाहिए, लौट जाना चाहिए। लेकिन मेरा इरादा शिखर चढ़ने का था। टीम के लीडर ने निर्णय ले लिया कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन फिर भी बंसोड़े जी का इरादा क्या था, उन्हें शिखर पर चढ़ना ही है। ये लोग टीटू शिखर की चढ़ाई के लिए जा रहे थे। कुछ समय के लिए मौसम साफ हो गया और मैं और मेरी टीम चढ़ाई के लिए आगे बढ़ गई। जब 3-4 दिन बारिश लगातार हो रही थी, हताश होकर लीडर ने निर्णय लिया कि हमें लौटना चाहिए। लेकिन फिर जब मौसम साफ हो गया तो बंसोड़े जी और उनकी टीम ने फिर से चढ़ाई करना या आगे बढ़ना शुरू कर दिया। टीम के अन्य लोगों ने बहुत थकान के कारण आगे की चढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, किंतु मैंने 2 शेर्पाओं की मदद से वर्जिन शिखर पर पहला कदम रखा। तो जो भी टीम में लोग थे उसमें से कुछ लोग क्या हो गए, थक गए और थकने के कारण बीच में ही उन्होंने क्या कर दिया, शिखर पर चढ़ने का कार्य बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन बंसोड़े जी 2 शेर्पा साथियों के साथ वो शिखर पर चढ़े और उन्होंने वर्जिन शिखर पर पहला कदम रखा। इस उपलब्धि के साथ टीटू शिखर पर चढ़ने वाला मैं पहला व्यक्ति बन गया। तो टीटू शिखर पर चढ़ने वाले बंसोड़े जी पहले व्यक्ति बने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सपने नींद में देखो या खुली आंखों से, उन पर दृढ़ विश्वास रखने से ही सपने साकार होते हैं। देखो फिर आनंद बंसोड़े जी समाज के नव युवकों को सीख देते हैं, चाहे सपने हम खुली आंखों से देखें या सोते हुए नींद में देखें, लेकिन सपने तब साकार होते हैं जब हमारा पूरा उस सपने पर विश्वास हो, हम उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करें, तो ही क्या होंगे, हमारे सपने पूरे होंगे। केवल मात्र सपने देखकर उन्हें छोड़ देना नहीं चाहिए। अगर आपका अपने सपनों पर विश्वास है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। देखो आगे शुरुआत में पार्ट में ही मंसोड़े जी ने कहा था, कोई चमत्कार और आश्चर्यजनक बातें कब होती हैं, जब हम अपने सपने को साकार करने के लिए अपने सपने पर विश्वास रखकर प्रयत्न करते हैं, तो हमारा परिवार तथा ईश्वर भी हमें क्या करता है, साथ देता है। यहाँ पर वही कह रहे हैं मंसोड़े जी की प्रकृति भी साथ देती है। टीटू वर्जिन शिखर पर चढ़ना चाहते थे, बहुत परिस्थिति विकट हो गई थी, 3-4 दिन लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, वे चढ़ना चाहते थे, तो प्रकृति ने भी साथ दिया। बारिश रुक गई, मौसम साफ हो गया और वे टीटू शिखर पर चढ़े और वह पहले व्यक्ति कहलाए। तो यहाँ पर बंसोड़े जी का कहना है, अगर हम स्वयं अपनी मदद करेंगे तो बाकी चीजें भी क्या करेंगी, हमारी सहायता करेगी। हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। इस सफलता के बाद मैंने सुरेंद्र सेडके जी की सहायता से एवरेस्ट 2011 की तैयारी का आरंभ किया। जो उनके पहले गुरु थे, पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र सेडके जी, उनके मार्गदर्शन में इन्होंने क्या किया, 2011 में जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होने वाली थी, उसके लिए उन्होंने उनके साथ तैयारी करना शुरू किया, उस सेडके गुरु के मार्गदर्शन में। 2010 में इन्होंने क्या किया, टीटू शिखर पर चढ़ गए और उसके बाद 2011 में माउंट एवरेस्ट के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। इस एवरेस्ट फतह के लिए मुझे 20 से 25 लाख रुपयों की आवश्यकता थी, जिसको पूरा करना मेरे परिवार के लिए असंभव था।
उसका एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जो खर्च था, वो कम से कम कितना आने लगने वाला था 20 से 25 लाख। और यह खर्च आनंद बंसोड़े जी के परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनके पिताजी कार्य करते थे गाड़ियों का पंक्चर निकालने के लिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी। तो यहाँ पर उनका परिवार क्या था, इतने खर्च के लिए तैयार नहीं था। मेरा अमेरिकन मित्र स्टीव मेरे सपनों के संघर्ष से अवगत था। देखो, इनकी मित्रता एक अमेरिकन नागरिक स्टीव से हो गई थी जब वे उत्तराखंड उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में प्रवेश लिया था, जहाँ पे उन्हें बी ग्रेड मिला था। उसी समय इनकी मित्रता अमेरिकन नागरिक स्टीव से हो गई थी, जिसके कारण उस मित्रता के दौरान इनकी जो भी आर्थिक स्थिति थी, उससे इनका मित्र पूरी तरह परिचित था। उसने मुझे अमेरिका बुलाया। जीवन के बड़े-बड़े फैसले अंतः प्रेरणा से किए जाते हैं। इसी अंतः प्रेरणा से मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया। परिवार का विरोध होने के बावजूद मैं अपने फैसले पर अडिग रहा। अर्थात यहाँ पर बंसोड़ी जी को उनके अमेरिकन मित्र स्टीव ने मदद की। उन्होंने बंसोड़ी जी को अमेरिका बुलाया, तो अमेरिका भी जाने का इन्होंने निर्णय अपने अंतर्मन, उनके मन से आवाज़ आई वहाँ उन्हें जाना चाहिए, तो वहाँ गए। उस समय भी उनके परिवार का विरोध था, फिर भी वे क्या किए, उस तरफ अमेरिका की तरफ जाने का उन्होंने फैसला लिया और वे अमेरिका गए। आखिर जुलाई 2011 में अमेरिका जाने का दिन आ गया, तो जुलाई 2011 में वे अमेरिका गए। सुबह 3 बजे मेरे हवाई जहाज आकाश में उड़ान भरी। मैंने नीचे देखा, सारी मुंबई निद्रावस्था में थी और मैं जाग रहा था। मेरे सपनों को पंख मिल गए, अग्निपंख। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन याद आया। तो 2011 में जुलाई में आखिरकार बंसोड़े जी अमेरिका की तरफ गए और उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो सपना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, उसे मानो क्या हो गए हैं, पंख मिल गए हैं। और उस समय जब वो 3 बजे उनकी हवाई जहाज ने उड़ान भरी और 3 बजे का समय लगभग सोते रहते हैं सभी लोग, जब पूरी मुंबई निद्रावस्था में थी, जब मुंबई से उन्होंने हवाई जहाज का सफर शुरू किया, तब वे जाग रहे थे और अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्हें लग रहा था मानो उनके सपनों को क्या हो गए, पंख लग गए हैं। उसी समय उन्हें नहीं पंख अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम का जो कथन था वो याद आया। चिंता न करो, क्षोभ न करो, खेद न करो, कुछ करने का अवसर मिला है। अभी सर्वोत्तम होना शेष है, अभी सर्वोत्तम किया ही नहीं। तो हमें अपने जीवन में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई भी खेद नहीं करना चाहिए, अफ़सोस नहीं करना चाहिए। जो भी हमें करने का अवसर मिला है, जो भी हमारे सामने अवसर आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और कभी भी कोई भी चीज़ सर्वोत्तम नहीं होती, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, अब हमें और नहीं करना है। हमें और अच्छा करने की प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे बंसोड़ी जी ने टीटू पर चढ़ाई कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए और प्रयत्न करना था। उन्होंने सर्वोत्तम तो किया था टीटू पर चढ़कर, लेकिन उन्हें और सर्वोत्तम और अच्छा अर्थात चढ़ाई करनी थी। उसके लिए उन्हें क्या करना था, प्रेरणा हम सबको अपने जीवन में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और अच्छे से अच्छा अपना योगदान देने का प्रयास चाहिए। अमेरिका में रहते मैंने 15 अगस्त 2011 को कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता शिखर की चढ़ाई पर वहां मैंने अपने देश को जो कहाँ पर है, अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान पर है। तो उस शिखर की भी चढ़ाई बंसोड़े जी ने की और उस शिखर की चढ़ाई करने के बाद उस शिखर पर उन्होंने अपने देश का राष्ट्रगीत बजाया। देखो बच्चों, तुम लोग क्रिकेट वगैरह में देखते होगे, जो देश जीतता है उस देश का क्या होता है, राष्ट्रगीत बजता है। उस समय उसी प्रकार जब इन्होंने माउंट शास्ता जो अमेरिका कैलिफोर्निया नाम में स्थित है, उस शिखर पर चढ़ाई करके वहां पर उन्होंने अपने देश का राष्ट्रगीत बजाने का भाग्य प्राप्त किया। वही लेकर मैंने स्कूबा पैसिफिक महासागर के किनारे बाइक चलाते हुए बाइक एक्सपीडिशन भी कर ली। 6 महीने अमेरिका में रहने के बाद ली, पूरी राशि समेट कर मैं और आया। तो वहां पर रहकर उन्होंने शिखर की चढ़ाई की, जो जिससे उन्हें जो पैसे प्राप्त हुए, इसके अलावा उन्होंने स्कूबी डाइविंग सीखी और पैसिफिक महासागर में बाइक चलाने का बाइक मिशन भी उन्होंने किया। इस दौरान वे अमेरिका रहे और इस दौरान उन्हें जो भी पैसे प्राप्त किए, जो भी राशि जमा की, उस राशि को जमा कर हुए भारत लौट आए और वहां अमेरिका के लोगों ने भावभीनी विदाई ली। अर्थात वे अपने मित्र
विदाई उन्होंने वहां से ली और उन पैसों के साथ वे भारत लौट आए। भारत हालांकि एवरेस्ट थे मेरे पास नहीं थे। के कम से कम 20 लाख रुपए की आवश्यकता थी। ये 6 महीना का मेरा कुछ रास्ते करके आए, लेकिन फिर भी उतने पैसे नहीं थे जितनी जरूरत थी। आखिर मेरे अपने गहने दिए और जीजा ने दिया। कुछ दाव पर लगाकर मैं एवरेस्ट चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। तो बंसोड़े जी ने क्या किया, कुछ पैसे अमेरिका से जमा करके आए। उसके बाद फिर पैसे बंसोड़े जी के घर माँ और बहनों ने पहन दिए और साथ ही जीजा जी ने क्या किया, थोड़ा कर लिया। और इस प्रकार से सब कुछ दाव पर लगाकर था, जो कुछ भी उनके घर की संपत्ति थी, उनके परिवार की संपत्ति थी, सब कुछ दाव पर एवरेस्ट जाते समय नामचे से एवरेस्ट शिखर का प्रदर्शन हुआ। तो नेपाल में जो काठमांडू नामक स्थान है, काठमांडू से जब एवरेस्ट की तरफ जा रहे थे, नाम बाजार जो जगह है, वहीं से उन्हें एवरेस्ट शिखर के पहली बार उन्होंने दर्शन किए। मैंने पुणे की टीम सागर माथा गिरियारोहण माथा गिरियारोहण संस्था साथ वे माउंट एवरेस्ट करने की मुहिम पर बहुत हमने 19,000 फीट पर स्थित माउंट आयरलैंड शिखर पर चढ़ाई की। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के रास्ते में ऊंचाई पर था, लोगों ने जल्दी चढ़ी। इसके बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचे। तो एवरेस्ट बेस कैंप टेंट डालकर थोड़ा संस्था के अध्यक्ष रमेश गुर्वे जी को पक्षाघात का दौरा पड़ा। पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस, शरीर का एक आध अंग क्या हो जाता है, एकदम शून्य पड़ जाता है। तो जब वे जा रहे थे तो जो संस्था जी उनको क्या हो गया, पक्षाघात काठमांडू ले गए, किंतु उनका देहांत हो गया। देखो हर कदम पर कोई चढ़ाई के लिए निकले, उस समय को क्या हो गया, लगभग हार गया और गया और वहीं पर का देहांत है। और मेरे साथ फिर भी हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। देखो कहावत रहती है, मानो दुखा पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन यहाँ पर बंसोड़े जी का सपना है माउंट एवरेस्ट। तो उन्हें कहावत में भी क्या है, जो उनकी टीम चाहती थी माउंट एवरेस्ट की, उन सब पर मानो क्या हुआ, दुखा एवरेस्ट ही टूट पड़ा। लेकिन फिर उनके साथी उन्हें माउंट एवरेस्ट पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ठीक है बच्चों, इतना ही को देखते हुए गुड मॉर्निंग मिस। यस मिस। आनंद जी ने इन महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई की। टीटू के शिखर पर चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट ने माउंट शास्ता के शिखर पर चढ़ाई की। इन 3 शिखरों का एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पढ़ने वाले बच्चों इसमें और कोई प्रश्न किसी बच्चों को? अभी तो हमने जो पढ़ा उसमें कुछ पूछना है? हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो मिस, गुड मॉर्निंग मिस, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग बेटा, सेम टू यू बेटा। भाव भीनी मतलब क्या होता है बेटा? जब हम किसी से विदा लेते हैं तो हमारे मन में भाव आते हैं ना, उससे बिछड़ने का दुख होता है और उसके किए हुए कार्यों का, उसकी यादें हमारे मन में उमड़ती है।
कहीं कभी विदाई वगैरह का शादी के बाद या कहीं टीवी सीरियल में पिक्चर में भी तुम लोगों ने देखा होगा ना विदाई का माहौल, तो सब कैसे एकदम भावहीन हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं, या यादों को, पिछड़ी यादों को वो याद करते हैं, उसे कहा जाता है भावहीन यादें। यानी कोई खुशी खुशी विदा नहीं ले पाता है, दुख होता है ना किसी से बिछुड़ने का। और मिस एवरेस्ट चढ़ाई का मतलब? एवरेस्ट चढ़ाई बेटा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। उसका नाम है, उस जगह हिमालय की जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो उस चोटी पर, उस पहाड़ पर चढ़ना, चढ़ाई है ना, चढ़ना, पर्वतारोहण, गिरियारोहण या माउंटेनियरिंग उसे कहा जाता है। तो वहां पर वो चढ़ना चाहते थे आनंद बलसोड़े जी, संसार की सबसे ऊंची चोटी पर। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वो करना चाहते, वहां चढ़ना चाहते थे। कभी पहाड़ वगैरह चढ़े होंगे ना, किसी देवी वगैरह के मंदिर पे तुम लोग गए होंगे, तो पहाड़ चढ़ के जाते हैं ना, वहां पर देवस्थान होता है बड़ा बड़ा। और मिस गिरियारोहण का? पर्वत, गिरी यानी पर्वत, वही गिरियारोहण। गिरियारोहण, पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग अंग्रेजी शब्द है, सबका अर्थ एक ही होता है बेटा। ठीक है मिस, थैंक यू। ठीक है बच्चों, समय समाप्त हो रहा है इस पाठ के द्वारा। आनंद बलसोड़े जी हम विद्यार्थियों को, हम समाज के लोगों को यही सीख देना चाहते हैं कि जीवन में हर कदम पर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए। हम अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य पर कायम रहना चाहिए, उस पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अपने कमियों की तरफ ध्यान न देकर हमें क्या हासिल करना है उस पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।